साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम गणित पेडागोजी के इस प्यारे शानदार टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश के आधारित उपर्युक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण करना और उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का सिलेबस है। तो साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। जो हमारी शिक्षण जो सहायक सामग्रियाँ हैं, इसके अंतर्गत जो टीचिंग एड्स को जो है तो शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते हुए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ कहलाती हैं। जैसे जब एक शिक्षक के द्वारा पाठ का अध्यापन कार्य कराया जाता है या बच्चों को गणित का पाठ पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाते समय वह जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता हुआ शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण का मतलब होता है शिक्षण, अधिगम का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना या सिखाना, सहायक यानी सहायता करना, और सामग्री जैसे जब शिक्षक पढ़ाता है तो श्याम पट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होता है ना, पेन, कॉपी, किताब, ये सब क्या, ये सहायक सामग्रियां हैं। इन सामग्रियों की सहायता से हम अपने शैक्षणिक कार्य को सरल बना सकते हैं और बच्चों को अधिक से अधिक सिखा सकते हैं। फिर क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री विषय वस्तु को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाती है। तो जो ये शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, यह पाठ्यक्रम को क्या बनाती है, सरल बनाती है, रुचिकर बनाती है, स्पष्ट बनाती है और प्रभावशाली बनाती हैं तथा स्थायी बनाती है, जिसका ज्ञान स्थायी बना रहता है। फिर आगे देखते हैं, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होती है। जो सबसे अधिक जो प्रभावशाली शिक्षण है वह हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष अनुभव से। जब हम उस वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तब हमें जो है तो अधिक से अधिक प्रभावशाली शिक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए जो व्यवहारिक उपकरण है वो विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि वह जो मूल गणितीय संकल्पनाएं हैं उनको समझने में सहायता करती है। जैसे मान लीजिए बच्चों को क्या हमें जोड़ सिखाना, तो जोड़ सिखाने के लिए जो मूल व्यवहारिक उपकरण हैं जैसे बॉल हो गए, है ना, 10 बॉल हो गए। 10 बॉल में हमने क्या किया कि 5 बॉल रोहन को दे दिया, 5 बॉल सोहन को दे दिया। अब हमने पूछा किससे, रोशन से, तो वो उससे पूछा कि बताओ बच्चे, बताओ कि 5 बॉल किसके पास है, 5 बॉल किसके पास है, तो वो बताएगा 5 बॉल रोहन के पास है, 5 बॉल सोहन के पास है ना। इस पर रोहन हो गया, सोहन हो गया, ये मोहन हो गया, मोहन बताएगा 5 बॉल इसके पास है, 5 बॉल इसके पास। इस प्रकार क्या है, प्रत्यक्ष तरीके से यह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी अगर हमें बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अधिक से अच्छी पाठ्यपुस्तक यानी अच्छी गणितीय संकल्पना पर मजबूत प्रकार बनानी है तो हमें उनमें अवधारणाओं का परिचय के द्वारा संदर्भ द्वारा किया जाना चाहिए, यानी उनको जो है तो अवधारणाओं का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करता है। यानी जैसे गणित की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो विभिन्न प्रकरण होते हैं उनमें जो खंड अभ्यास होता है, खंड अभ्यास को समावेशित करने का उद्देश्य, जो समावेशित करने का यानी खंड अभ्यास को मिलाने का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। यानी बच्चों में एक विस्तृत व्यापक स्तर पर जो अधिगम का अवसर है, उनको उनके सीखने का जो अवसर है उसको अधिक से अधिक विकास करना। किसका लक्ष्य होता है, खंड अभ्यास के। यानी जैसे ही बच्चों को पाठ पढ़ाया गया
गणित की पाठ पढ़ाई गई, जोड़ घटाना सिखाया गया। उसके बाद जो खंड अभ्यास होता है वह बच्चों के अधिगम के स्तर को और अवसर प्रदान करता है। यानी जैसे खंड अभ्यास में 5 2 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना, 4 3 2 घटाएंगे तो कितना होगा। इस प्रकार क्या होगा, खंड अभ्यास करवाएंगे, उससे उनके जो अधिगम का अवसर वह अधिक विकास होगा। ठीक है, चलिए। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप करने चाहिए। यानी कक्षा में क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक मनोरंजन से संबंधित जो क्रियाकलाप है उन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना, जिससे उनके अंदर गणित सीखने की, गणित के ज्ञान को वर्धन करने की अधिक क्षमता का विकास होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई खेल है अंताक्षरी, हम जो है तो पहाड़ी का अंताक्षरी, है ना, तो 5 छात्र एक तरफ हो गए, ये 5 छात्र इधर हो गए, 5 छात्र इधर हो गए, है ना। अब इनमें की क्या हो जाएगा, बीच में 2 का पहाड़ा सुनाएगा, एक 4 का पहाड़ा सुनाएगा। इससे क्या होगा, उनके मनोरंजन भी होगा और जो चुनौतीपूर्ण पहेलियां हैं और ज्ञान से संबंधित वर्धन भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के द्वारा दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, हमें बच्चों को आकृतियां दिखानी चाहिए। जैसे बच्चों को हम क्या दिखाए, हमने ये त्रिभुज दिखा दिया, चतुर्भुज दिखा दिया, आयत दिखा दिया, है ना, सर्किल, वृत्त दिखा दिया। इस प्रकार बच्चों को हमें क्या चित्र दिखाने चाहिए। तो चित्रों के माध्यम से क्या उनके जो आकृतियां, उनके बनावट के द्वारा बच्चों क्या है उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हमने बच्चों को क्या दिखा दिया, बेलन दिखा दिया, है ना, बेलन को बोलेंगे ये किस आकृति, बेलन की आकृति क्या। हमने तीन तीन कोनों वाली कोई वस्तु दिखा दी, उनसे पूछे ये कौन से, वो बोलेंगे त्रिभुज। हमने एक बक्सा दिखा दिया, बक्सा हमने उनको दिखा दिया, अब हम पूछेंगे ये क्या है, वो बोलेगा ये बॉक्स है ना। हमने उनको गेंद दिखा दिया, गेंद कौन से आकार में या गोलाकार में है। तो इस प्रकार जो है बच्चों में आकृति के आधार पर उनको वो जो वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कुछ आयोग के बारे में। जो कोठारी आयोग है यह 1964 से 1966 के बीच था। इसके अनुसार क्या है कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। यह किसने कहा है, यह कहा है कोठारी आयोग। वह क्या कहता है कि शिक्षण गुणवत्ता यानी शिक्षा के गुणवत्ता में, जैसे आप अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि आप जो है तो सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, सब्जी में अगर आप नमक नहीं डालेंगे, अगर आप सब्जी में नमक नहीं डालेंगे तो क्या सब्जी का स्वाद आएगा, नहीं आएगा। ठीक इसी तरह शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यानी शिक्षा रूपी सब्जी में मिठास लाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में यानी हर एक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्रियां, यानी जो नमक क्या है, नमक एक सहायक सामग्री है, किसको बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए। तेल क्या है, एक सहायक सामग्री है, क्या बढ़ाने की, स्वाद को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति का मतलब होता है उपलब्धता अनिवार्य है। यानी प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां का उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिससे देश में एक शैक्षणिक क्रांति हो सके, यानी बच्चों में अधिक से अधिक ज्ञान का वर्धन हो सके। ठीक है, यह किसने कहा है, यह कहा है कोठारी आयोग 1964 से 1966 में। ठीक है, चलिए अब एडगर डेल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता को शंकु द्वारा स्पष्ट किया। यानी जैसे ये आप एक शंकु देखेंगे, आपने ये एक शंकु देखा, ठीक है, ये इस तरह का एक शंकु होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता को शंकु द्वारा स्पष्ट, यानी यहाँ पे जो बालक का जो अधिगम होता क्या होता है, वह बिखराव होता है ना, ये इधर बिखरा, ये जैसे जैसे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ प्राप्त होती है तो वो क्या होता, वह एक शंकु के द्वारा यानी इस स्तर पर आकर वह क्या हो जाता है, एक एकत्रित हो जाता है। यानी उनमें जो है तो ये पूरा अधिगम एकत्रित यहाँ पे सीख लगकर वो एकत्रित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है शंकु की आकृति में परिवर्तित करता है। यानी
एडगर डेल कहते हैं कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो होती है वह सापेक्ष यानी प्रभावशीलता को एक शंकु, जिस तरह शंकु अंत में जाकर एक एकत्रित हो जाता, इस प्रकार वो भी हो जाता। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि मेकन और रॉबर्ट के अनुसार, मेकन और रॉबर्ट ने क्या कहा है कि शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अधिक सरल सहज बना सकता है। तो कौन बना सकता है? शिक्षक। जब शिक्षक के पास शिक्षण से अधिगम से जो संबंधित सहायक सामग्रियां हैं, श्याम पट्ट है ना, टेबल है ना, पेन, बुक, चौक, ये सारी जो सुविधाएं हैं, डिजिटल बोर्ड, ये सब सुविधाएं, तो शिक्षक क्या कर सकते? शिक्षण इन उपकरणों की सहायता से शैक्षिक स्तर को और अधिक मजबूत बना सकता है, उसको स्थायी बना सकता है, बच्चों में अधिक से अधिक ज्ञान का वर्जन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है। हमने अभी तक पढ़ा, महत्व पढ़ेंगे अब इसके, है ना, उनको शिक्षण अधिगम सामग्री को जो है तो उपयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक ज्ञान बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का महत्व। तो पहला महत्व क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्रियां से अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। जब हमारे विद्यालय में जो सहायक सामग्रियां होंगी तो हमारे बच्चों को क्या अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन मिलेगा, उनको पढ़ने में अधिक रुचि होगी, सीखने में अति रुचि होगी और वो पढ़ाई में भी ध्यान देंगे, है ना, और वो उनमें अभिप्रेरणा बढ़ेगी। तो इस प्रकार के किसका महत्व के? शिक्षण सहायक सामग्रियों के महत्व से। फिर क्या है? ये कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर और सार्थक बना देती है। कौन बना देती हैं? शिक्षण सहायक सामग्रियां। हमारे विद्यालय में अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, डिजिटल बोर्ड होगा, चौक होगा, श्याम पट्ट होगा, बुक, कॉपी, ये सारी जो सामग्रियां होंगी, हम स्वाभाविक है अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना। फिर यह पठन पाठन में नवीनता लाती है। इनकी माध्यम से हम पढ़ने में जो है तो नए नए तकनीकों को प्रयोग कर सकते हैं, नई नई नवीनता को ला सकते हैं, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से। ठीक है, चलिए, ये शिक्षक के कार्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक होती है ना। यह क्या होती है? यह शिक्षक के जो कार्य करने का जो ढंग है उसको प्रभावशील बनाती है, क्योंकि उपकरणों के अभाव में शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाने में असफल होता है, वह भी अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, है ना। इस प्रकार जिस तरह एक दुकान को सजाने के लिए हमें विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह जो है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें अधिगम की जो है सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। इनके प्रयोग से बच्चों में समय और शक्ति की बचत होती है। ठीक है, चलिए, जैसे अब हम इसको समझते हैं। जैसे एक शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ा रहा, अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए हमें सहायक सामग्रियां उपलब्धता है तो हमें क्या समय की बचत होगी, शक्ति की बचत होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम और पढ़ाने में वो वेस्ट कर सकते हैं, ना। और समय की बचत होगी, जिसको हम 2 घंटे में पढ़ा सकते हैं उसको हम आधे घंटे में पढ़ा देंगे, आधे घंटे में और विषय कवर कर लेंगे। इस प्रकार जो है तो समय और शक्ति की बचत होती है। रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। कौन करती है? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, क्योंकि इससे क्या, जब हम बच्चों को समझा के पढ़ाएंगे कि 3 और 3 और गुणे 3, तो हमने बच्चों को पढ़ा दिया कि बच्चों 3 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 होगा। तो यह बच्चों में क्या, जब हम बच्चों को समझाएंगे इन जो है तो सामग्रियों के माध्यम से, जैसे 3 बॉल रोहन के पास है, 3 बॉल सोहन के पास है, और उसी तरह 3 बॉल जो है तो मोहन के पास है, तो ये हमने इनके बॉल को जोड़ दिया और इनके बॉल को गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 18 बॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम बच्चों को समझा सकते हैं, इससे रटने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। जब बच्चा हमारा समझ जाएगा तो उसी मेथड पे दूसरा प्रश्न हल कर लेगा। अगर हम उसको रटवा देंगे कि भैया इतना रटो, तो वो तो यही रटा रहेगा कि 3 और 3 6, 6 का गुणा 9, है ना। तो इस प्रकार को है, उसमें रटने की प्रवृत्ति भी कम होती है। किसके माध्यम से? सहायक सामग्रियों के माध्यम से। ठीक है,
यह विद्यार्थियों को क्या देता है? पुनर्बलन प्रदान करता है, यानी बच्चों में मोटिवेशन, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बच्चों में पढ़ने की रुचि को जागृत करता है, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रक्रिया में मदद करता है ना। कौन? शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ा दे, यानी जो विद्यार्थी हैं उनमें तर्क शक्ति को बढ़ाता है, तर्क चिंतन को बढ़ाता है, बच्चों में मनोवैज्ञानिक क्षमता का विकास करता है, उनमें तार्किक चिंतन का विकास करता है ना। जब हम वो जानेगा कि 3 और 3 में अगर जोड़ेंगे तो 6, तो अगर मान लीजिए वह व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकता है। रास्ते में जा रहा, देख लिया कि यहाँ पे 3 पेड़ हैं, यहाँ पे 3 पेड़ है, अगर हम तीनों पेड़ों को एकत्रित कर दें, इकट्ठा कर दें, तो 3 और 3 6 पेड़ हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है उसमें तार्किक चिंतन का भी विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, निरीक्षण, तर्क शक्ति, विचार शक्ति का विकास करता। अभी मैंने जैसे आपको बताया, यह छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति करता है, यानी छात्र में कोई छात्र क्या होता है? कमजोर होता है, कोई पढ़ने में कमजोर, कोई लिखने में, कोई बोलने में, कोई सुनने में। यह उसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसकी भी पूर्ति करता है। जब वह देखेगा कि सामने वाला बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, मैं भी प्रयास करूंगा मैं भी अच्छे से पढ़ूं, है ना। सामने वाला बच्चा अच्छे से बोल रहा है, मैं भी प्रयास करूंगा मैं भी अच्छे से बोलूं। इस प्रकार जो है तो मोटिवेशन भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए। यह ज्ञान इंद्रियों में अधिकतम उपयोग पर बल देता है, यानी जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं, यह बच्चों के जो ज्ञान इंद्रियों का मतलब होता है ज्ञान को अर्जित करने वाली जो इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, मुंह, होंठ, ये सब क्या? ये अनेंद्रियां हैं। तो इनको हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। जब सामने वाला अच्छे से पढ़ेगा, हमें भी लगेगा भाई हम भी पढ़े, ये तो हमसे आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़े, ये हमसे ज़्यादा लिख रहा है, हम कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा लिखे, ये हमसे ज़्यादा अच्छे से सुन रहा है, हमको उसे और अच्छे से सुने और अच्छे से उच्चारण। तो इस प्रकार क्या? ज्ञानेंद्रियों को अधिक से अधिक बल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है, क्योंकि यह बच्चों में रुचि पैदा करती है। सीधी सी बात है, अगर बच्चे में रुचि होगी वह सीखेगा, फालतू की बातों में ध्यान नहीं देगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। जिन बच्चों से नहीं बनता वो खुद तो बनता नहीं, दूसरों को भी नहीं बनने देते। वो बोलते हैं कि भाई हमसे नहीं बनता, इससे बनने लगेगा, ये हमसे आगे हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा? वह अनुशासन बनाने में मदद करते। कौन? शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ। जब सामग्रियाँ होंगी, बच्चे पढ़ने में मन लगेगा तो वहाँ पे ऑनेस्टी बनी रहेगी, अनुशासन बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्रियों का वर्गीकरण। अब हम इनको वर्गीकरण करेंगे इनके जो मुख्य रूप में क्या है। शिक्षण सहायक सामग्रियों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या? इंद्रिय आधारित और दूसरा तकनीकी आधारित। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे। इंद्रिय आधारित शिक्षण सहायक सामग्री यह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री और क्रियात्मक साधन। तो अब हम देखेंगे श्रव्य सामग्री में कौन कौन सी आ जाती। श्रव्य में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, फोनोग्राफ और लिंगवा फोन। तो रेडियो को हम सुन सकते हैं, क्या देख सकते? देख नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर को भी हम सुन सकते हैं, ग्रामोफोन को सुन सकते हैं, लाउड स्पीकर को भी सुन सकते हैं, फोनोग्राफ, लिंगवा फोन, इनको क्या कर सकते हैं? हम सुन सकते हैं। फिर दृश्य सामग्री में क्या है? कोई चित्र है, चित्र को हमने देख लिया, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, है ना, प्रतिमान मान लीजिए कोई मॉडल है उसको हम देख सकते हैं, ग्लोब पूरा देख सकते हैं, तो पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, संग्रहालय, फिल्म पट्टियाँ, एपिटाडाइस्कोप, सूक्ष्म प्रक्षेप, एपी स्कोप अप, चॉक बोर्ड, पैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, सिरोपरि, ये सब दृश्य सामग्रियाँ है ना, इसको हम देख सकते हैं। यह प्रश्न में भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है ना। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। फिर क्या? दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, यानी ऐसी सामग्रियाँ जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे टेलीविजन में हम देख सकते हैं, जैसे मोगली आता, मोगली को हम देखते हैं और वगैरह सुनते हैं, उसकी बोलियों को भी सुनते हैं, है ना। कठपुतली को हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, है ना। बोलते चलचित्र
कंप्यूटर में भी हम देख सकते हैं बोलते चलचित्र, यानी जो मूवी वगैरह होती है, फिल्में वगैरह होती है, वो चलती रहती हैं, बोलती रहती है ना। ये हो गया। कुछ हम क्रियात्मक साधन देखेंगे। क्रियात्मक साधन यानी जो क्रिया करते हैं, जैसे रोल प्ले। रोल प्ले क्या है? एक जैसे बच्चों में क्या रोल प्ले, मान लीजिए कोई कार्यक्रम हो रहा है, रामायण, रामायण में हम क्या बच्चों को अधिक से अधिक रोल दे देंगे अलग अलग। आप राम का करिए, आप लक्ष्मण का करिए, आप सीता का करिए, वो क्या अपने रोल करेंगे, रोल प्ले के साथ वो दृश्य भी और शब्द यानी बोलेंगे भी और करेंगे भी, है ना। मेले हो गए, मेले में भी क्रियात्मक होती है। प्रदर्शनियां, भ्रमण, प्रयोगशाला, जियो बोर्ड, गिन तारा, टेनग्राम, है ना, नेपियर रोड, डायनिस, ब्लॉक्स, क्रिक, जीनियर, छड़े, ये सब क्या है? ये सब क्रियात्मक साधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा? इंद्रिय के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे तकनीकी के आधार पर कौन कौन से साधन है। जैसे कठोर उपागम यानी हार्डवेयर, कठोर उपागम यानी हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर यानी जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस वर्ग में वह सामग्रियां आती हैं जिसके बनाने और प्रयोग करने में तकनीकी ज्ञान या इंजीनियरिंग का ज्ञान आवश्यक है। तो कठोर उपागम यानी हार्डवेयर के अंतर्गत कौन सी सामग्रियां आती है जिनको बनाने और प्रयोग करने में किसकी प्रयोग की जाती है? तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है, इंजीनियरिंग ज्ञान की जरूरत होती है ना। वो क्या आते हैं? हार्डवेयर यानी कठोर उपागम में आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ लेगा कि ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा उपागम कठोर उपागम के अंतर्गत आता है? उसमें ऑप्शन रहेगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, है ना, ये सब। तो आपको हार्डवेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या एक हार्डवेयर है, इसको बनाने में इंजीनियरिंग और तकनीकी की जरूरत पड़ी। फिल्म स्लाइड्स, फिल्म पट्टियाँ, अध्ययन मशीन, कंप्यूटर, फिल्म, टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड, ये सब क्या है? कठोर उपागम है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा मृदुल उपागम यानी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। जैसे चित्र हो गया, चित्र को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर रेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टल, प्रतिमान, इसको हम छू भी सकते हैं इसको। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस भी कर सकते, लेकिन उसको छू नहीं सकते, और महसूस भी एक तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब हम बात करें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, तो श्रव्य साधन है ना, वो वही है कि जिसको हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, है ना, इसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से बालक सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये जो रेडियो है, सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। कहाँ? 1936 में आकाशवाणी का जो पहला समाचार बुलेटिन प्रसारण हुआ था। वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कोलकाता रेडियो स्टेशन से किया गया था। ठीक है, चलिए ये क्या है कि सन 1936 में जो आकाशवाणी का जो पहला समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था 1936 में, और 1937 में क्या है कि रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कोलकाता से किया गया था। टेप रिकॉर्डर यानी इसका प्रयोग निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस उपकरण के द्वारा रेडियो की सीमाओं को दूर करने में सहायता मिलती है, क्योंकि रेडियो पर वार्ताएं या कार्यक्रम निश्चित समय पर आते हैं। प्रातः रात्रि के समय होने वाले कार्यक्रम विद्यालय के लिए उपयोगी नहीं हो सकते, अतः ऐसी वार्ताओं व कार्यक्रमों को जो विषय से संबंधित होते हैं उन्हें टेप कर लिया जाता है, और फिर विद्यालय में दिन में किसी भी समय या विशेष विषय के कालांश में ही छात्रों को वार्ता सुनाई जाती है। यानी ठीक है, जैसे समझते हैं टेप रिकॉर्डर में क्या है कि कई सारी बातें जो है तो सूचनाएं आती रहती है ना। उसको क्या है कि जब हम जरूरी जो सूचना है उसको हम रिकॉर्ड कर लिए और उसको बच्चों में क्लास में सुना दिए, ये टेप रिकॉर्डर हो गया, है ना। ग्रामोफोन शीतवाद यानी ग्रामोफोन को देहाती भाषा में चूड़ी का आवाज नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ लेगा कि ग्रामोफोन को देहाती भाषा में
किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो चूड़ी के बाज के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से छात्रों की जो अशुद्ध उच्चारण उसको शुद्ध करने में मदद मिलती है। यह उपकरण उच्चारण सुधारने हेतु प्रभावशाली होता है। ग्रामोफोन के माध्यम से बालकों का ध्यान सुंदर गीतों, कविताओं, पाद्यांशों और साहित्य की ओर आकर्षित होता है। ठीक है। लिंगुआ फोन की अगर बात करें तो यह भाषा शिक्षण में लिंगुआ फोन पद्धति द्वारा किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना पर पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है ना। इन रिकॉर्डों को डिस रिकॉर्ड भी कहा जाता है। इस पद्धति में केवल सुना जा सकता है, यानी देखा नहीं जा सकता। ठीक है। चलिए, दृश्य साधन की अगर बात करें तो वह शिक्षण सामग्री जिसके माध्यम से बालक देखकर ज्ञान ग्रहण करता है वह दृश्य साधन कहलाता है ना। जैसे चार्ट, काइन मार्ट, ये आपको हम पिछले स्लाइड में दिखा ये प्रोजेक्टर, ग्राफ, मॉडल, ये सब क्या दृश्य सामग्रियाँ हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।